नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने स्टैटिक जीके फैक्ट के जो टॉपिक चल रहे हैं हम लोग के, उस पे बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक की। दोस्तों, यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रतीक लिखे गए हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो न केवल आपको जानकारी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको जो परीक्षाएं, आपकी एक दिवसीय परीक्षाएं हो या फिर अदर, उनके पर्पज से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों, इसलिए सोचा गया कि ये टॉपिक आपको जल्दी से क्लियर करवा दिया जाए, जिससे बेसिक वाला जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वहां से चीजें और आपको आसानी से आगे समझ में आए। लेकिन एक अहम बात यहाँ पर, टॉपिक देखने में बहुत ही सरल सा, बहुत ही आसान सा लग रहा है, या कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे कि ये कौन सा टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे आप इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, पूरा वीडियो आप देखेंगे, अपने आप समझ जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो चलो दोस्तों, एक एक पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। बहुत ही आराम से वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा, स्किप ना करिएगा, और लास्ट तक आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके कितने ज्यादा कंफर्म हो गए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे दोस्तों ये। दोस्तों, राष्ट्रीय अगर हम लोग चिन्ह की बात करें तो आपको पता है कि ये अशोक जो स्तंभ है, भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट किया है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहां पर कि जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, तो उस पे अगर हम लोग देखें तो देखिएगा बोर्ड पर आपको, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से सिंह है। तो ये सिंह की संख्या कितनी है दोस्तों? चार सिंह हैं, और उसके बाद एक पट्टी बनी हुई है इस तरह से बिल्कुल नीचे, और यहां पर दोस्तों एक चक्र आपको दिखाई देगा। और जबकि अगर हम लोग बात करें इस सिंबल के हिसाब से, दाहिनी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर आपको एक अश्व का चित्र दिखाई देगा। जबकि दोस्तों बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो एक वृषभ या बैल का चित्र दिखाई देगा। और दोस्तों यहां पर बीच में चक्र है, धर्म चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तीलियां हैं। आप ये जानते हैं ये क्या है दोस्तों? चक्र। ठीक है, धर्म चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें 24 तीलियां हैं। ये बात यहां तक क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसके हिसाब से प्रश्न आपके क्या बनाए जाएंगे, कुछ इस तरह से। पहली चीज तो 4 सिंह हमको याद रखना है। अब सिंह जो है दोस्तों, ये साहस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये साहस का प्रतीक है। जबकि दोस्तों अगर अश्व की हम लोग बात करें तो ये तेजी और स्फूर्ति का प्रतीक है। तो बात यहां पर कंफर्म हो रही है दोस्तों। हमको क्या याद रखना है कि राष्ट्रीय जो चिन्ह है हमारा वो अशोक स्तंभ है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ लाट से लिया गया, इसमें कि सिंह बने हैं। अब आप सामने देखेंगे फ्रंट पर तो आपको यहां पर 3 सिंह दिखाई देंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक होता है। तो 4 सिंह, और सिंह की हम लोग बात करें तो साहस का प्रतीक होता है। अब इसी सिंबल में हम लोग नीचे देखेंगे तो एक पट्टी बनी होगी, इसमें बीच में धर्म चक्र होगा, और दाईं तरफ देखेंगे सिंबल के हिसाब से, अपने हिसाब से देखेंगे तो बाईं तरफ ये अश्व होगा, जो कि तेजी और स्फूर्ति का प्रतीक है। दोस्तों वृषभ की अगर हम लोग बात करें तो ये ताकत का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, बल, ताकत का प्रतीक है। और धर्म चक्र जो हमारा है वो प्रगति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्तों? प्रगति का प्रतीक है। और यहीं पर आप नीचे देखेंगे तो एक वाक्य लिखा होगा दोस्तों, सत्यमेव जयते। तो अब यहां से प्रश्न जो उठते हैं वो इन पर आधारित उठते हैं। तो बात आपको अब समझ में आ रही होगी तो थोड़ा थोड़ा। अब दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह की हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। ये तिथि देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय जो चिन्ह अशोक स्तंभ है उसको घोषित किया गया। यानी अडॉप्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो 26 जनवरी 1950, कई बार डायरेक्ट यही प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 जनवरी 1950। अब इस चिन्ह के बारे में मैंने आपसे बात की, इसमें आपको सिंह याद रखने हैं, 4 सिंह। सिंह साहस का प्रतीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इसमें पट्टी में आप देखेंगे तो धर्म चक्र बना होगा 24 तीलियों वाला, जो कि प्रगति का प्रतीक होगा। वृषभ बना होगा, ताकत का प्रतीक होगा। और अश्व बना होगा, जो कि तेजी और स्फूर्ति का प्रतीक होगा। और यहाँ पे वाक्य लिखा होगा बिल्कुल नीचे पट्टी में देखेंगे तो सत्यमेव जयते। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से पशु इस
अशोक स्तंभ में या हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में इंगित होते हैं। तो आई होप दोस्तों यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग राष्ट्रगान के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रगान के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रगान हमारा है जन गण मन, ठीक है दोस्तों, जन गण मन। अब दोस्तों राष्ट्रगान की अगर हम लोग बात करें तो इस पर बेसिस क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं या फिर क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और लैंग्वेज हमको याद रखनी है बांग्ला। किस लैंग्वेज में दोस्तों? बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अब बात अगर हम लोग करें तो यहां पर क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा, हमको याद रखना है कि किस प्रकार से, कैसे, और उस पर आधारित जो प्रश्न है उनसे भी आप कह सकते हैं क्वेश्चन जो है यहां पर पुटअप होंगे। तो 1911 हमको याद रखना है, 1911 कलकत्ता अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान वो गाया गया। यानी कांग्रेस अधिवेशन में हम लोग बात करेंगे तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, ये बात आपको कंफर्म रखनी है। फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, बांग्ला भाषा में है, ये हमको याद रखना है दोस्तों। एक इन्हीं की एक पुस्तक है तत्वबोधिनी, पत्रिका रही तत्वबोधिनी, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका में ये जो राष्ट्रगान हमारा है जनगण मन भारत भाग्य विधाता के टाइटल से लिखा गया, भारत भाग्य विधाता। अब क्वेश्चन इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे। राष्ट्रगान की हम लोग बात करें तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला भाषा में 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से छापा गया। यानी इस पत्रिका के माध्यम से फिर लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। तो भारत भाग्य विधाता नामक सीरियल से इसको, भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से हमको याद रखना है कि राष्ट्रगान को छापा गया। अब दोस्तों कहने पर यहां पर कुछ ये भी स्रोत मिलते हैं कि 1911 में, क्योंकि आपको पता है कि राजधानी फिर कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली आई, तो दिल्ली में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था हार्डिंग सेकंड के समय, तो दिल्ली दरबार में भी ऐसा कहा जाता है कि राजकीय सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी ये गाया गया था। तो वहां पर वो अलग चीजें हैं, लेकिन हमको यहां पर अपने एग्जाम के पर्पज से ये बातें याद रखनी है। अब दोस्तों आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो 1919 में राष्ट्रगान को द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस नाम से अंग्रेजी ट्रांसलेट किया गया। यानी अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया गया। कब दोस्तों? 1919 में, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। यहां तक की बात याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रगान की अगर हम लोग बात करें तो कुल इसमें अगर पदों की संख्या को देखें तो 5 कुल पद है, 5 यहां पर, जबकि लाइन हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें 13। मुख्य जो लाइन जो गाई जाती हैं वो कितनी? 13, जबकि कुल पद हम लोग देखेंगे तो 5। और दोस्तों गाने में जो समय है, गाने में जो समय है वो हमको याद रखना है 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है, 52 सेकंड का समय लगता है गाने में, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग लघु रूप की बात करें, लघु रूप का मतलब हो गया प्रथम और अंतिम पंक्ति, तो उसके गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। ये बात भी आपको कंफर्म रखनी है। यानी गाने में अगर कुल की बात करें हम लोग तो 52 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन लघु रूप गाने में पहली और अंतिम पंक्ति कई बार गाई जाती है तो 20 सेकंड का समय उसमें लगेगा। ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। अब प्रश्न के हिसाब से आपको आंसर देना है कि एग्जामिनर क्या आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम लोग राष्ट्रगान के अडॉप्टेशन की हम लोग बात करें कि कब अडॉप्ट किया गया, तो आपको पता है दोस्तों कि संविधान हमारा पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950, और दोस्तों ये संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी, शायद आपको याद हो। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान हमारा जनगण मन वो अधिकृत किया गया, या कह सकते हैं अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया।
तो 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान के हिसाब से तिथि इंपॉर्टेंट हमको याद रखनी है। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान जनगण मन, पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, मूल लैंग्वेज इसकी क्या है, बांग्ला। अब रविंद्रनाथ टैगोर से आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा, आमार सोनार बांग्ला, और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तो लिखा ही लिखा। इसके साथ साथ इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी सहयोग किया था। श्रीलंका के राष्ट्रगान को लिखा तो नहीं था बल्कि उसमें सहयोग किया था। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ये बात कंफर्म रखनी है। तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से ये लिखा गया, और 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी में। कुल 5 पद है इसमें और 13 लाइनें हैं, जिनमें हमको याद रखना है कि गाने में कुल जो समय है वो 52 सेकंड का लगता है, जबकि लघु रूप को गाने में यानी छोटे रूप को, कई बार प्रश्न बनाएगा कि छोटे रूप को पहली और अंतिम, तो 20 सेकंड का समय लगेगा। ये बात हमको क्लियर रखनी है। और दोस्तों बात करें कि भारत के द्वारा राष्ट्रगान को कब अडॉप्ट किया गया, तो 24 जनवरी 1950, ये हमको तिथि याद रखनी है। संविधान सभा में हम लोग की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन जो राष्ट्रगान पर बनते हैं, ये इतने से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आई होप ये बात पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं राष्ट्रगीत की। तो दोस्तों राष्ट्रगीत की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है। अब राष्ट्रगीत पे आधारित जो क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं वो क्या हो सकते हैं, जल्दी से इसको देखिएगा। दोस्तों जानकारी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और राष्ट्रगीत से रिलेटेड क्या हमको याद रखना है, पहली चीज तो वंदे मातरम। तो भाषा आप यहां पर देख पा रहे हैं, हलंत से समझ ही जाएंगे, संस्कृत। लैंग्वेज क्या याद रखनी दोस्तों, संस्कृत। अब बात करेगा कि किसके द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में, तो दोस्तों चटर्जी कहेगा चट्टोपाध्याय कहेगा, दोनों एक ही व्यक्ति हमको यहां पर याद रखने हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत यानी हमारा वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां तक की बातें क्लियर है। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी आनंद मठ, ध्यान दीजिएगा, आनंद मठ। आनंद मठ जिसमें आपको यह बात पता है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। कई बार यह भी सवाल पूछ लिया जाता है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। तो आनंद मठ पुस्तक जो कि अगर देखा जाए तो 1882 के आसपास प्रकाशित हुई थी। लेकिन दोस्तों जो वंदे मातरम है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1876 या 78 के दौरान जो है ये लिखा गया था। यानी हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रगान के पहले की ये बात यहां पर की जा रही है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 1896, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन। जी हां दोस्तों, ये भी कहां पर, कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रगान मैंने आपको कहां बताया, कलकत्ता अधिवेशन, जबकि 1911 में। और ये कहां पर बात करें, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गाया किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन लिखा किसके द्वारा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होंगे। 1896 में राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। लेकिन लिखा इसको किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी। उनकी पुस्तक जिसमें वर्णन किया गया आनंद मठ, क्योंकि 82 में आई, और ये सन्यासी विद्रोह 20 में वर्णित किया गया। आनंद मठ में ये रखा गया था। तो सन्यासी विद्रोह भी एक क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, तो ये हमको याद रखना। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी पुस्तक में ये वंदे मातरम वर्णित रहा, तो हमको किसको याद रखना है, आनंद मठ में वर्णित रहा। जबकि हम लोगों ने राष्ट्रगान को पढ़ा था कि तत्वबोधिनी पत्रिका 1912 में भारत भाग विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी ट्रांसलेट हुआ था, तो वो बातें वहां पर हुई। इधर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगीत में वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यहां तक की बातें क्लियर है दोस्तों। इसको गाने में जो कुल समय, ध्यान दीजिएगा, कुल समय वो 65 सेकंड का लगता है। कई बार एग्जामिनर इसको तोड़ के पूछ लेता है, तो 1 मिनट 5 सेकंड, ये भी आंसर हम लोग को याद रखना है। यानी क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगेगा, तो 65 सेकंड का समय लगेगा। जबकि 1 मिनट 5 सेकंड कई बार ऑप्शन में भी दे देता है,
तो ये वाला भी सही होगा, उसको ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा, गड़बड़ नहीं करना है इन प्रश्नों पर। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रगीत की बात करेगा तो वंदे मातरम, भाषा क्या है? संस्कृत, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी, और इनकी पुस्तक किसमें वर्णित रहा है? आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन है, 1882 में प्रकाशित हुई है, जबकि 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। ये बात आपको क्लियर रखनी है, वंदे मातरम गाया गया। और कुल समय लगता है कितना इसको गाने में? 65 सेकंड का, यानी अगर अलग अलग देगा तो 1 मिनट 5 सेकंड का समय इसमें लगेगा। तो ये बात हुई दोस्तों राष्ट्रगीत से रिलेटेड, तो इसको कंफर्म आपको रखना है। परीक्षा में ये सारे सवाल जो है इनसे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग को। तो दोस्तों देखते हैं आगे नेक्स्ट राष्ट्रीय पंचांग को। तो राष्ट्रीय पंचांग की अगर हम लोग बात करें तो शक-सम्मत, ये बात हमको याद रखनी। राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है? शक-सम्मत। अब दोस्तों पंचांग की अगर हम लोग बात करेंगे तो शक-सम्मत याद रखना है हमको, जो कि कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में आपको याद होगा प्रचलित किया गया। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग कनिष्क को पढ़ते भी हैं। तो शक-सम्मत हम लोग का राष्ट्रीय जो पंचांग है वो याद रखना है। अब दोस्तों इसमें पहला प्रश्न होगा कि शक-सम्मत यानी राष्ट्रीय पंचांग के अकॉर्डिंग हम लोग का पहला जो प्रथम जो माह है, प्रथम माह वो क्या होगा? तो हमको याद रखना है चैत्र। यानी 12 मंथ आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला मंथ जो चैत्र है वो हमको याद रखना है शक-सम्मत का। अब क्वेश्चन बनाएगा कि राष्ट्रीय जो पंचांग हमारा है उसको कब अडॉप्ट किया गया, यानी कब अडॉप्ट किया हम लोगों ने। तो दोस्तों हमको याद रखना है कि शक-सम्मत की अगर हम लोग से बात करें तो 22 मार्च 1957, ये तिथि याद रखिए दोस्तों, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यानी साधारण सा प्रश्न ऐसे बनेगा कि राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक-सम्मत कब अपनाया गया? तो हमको याद रखना है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर याद रखनी है दोस्तों। पीछे हमने आपको बताया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, तो इंपॉर्टेंट तिथि थी 24 जनवरी 1950 दोनों के लिए, यानी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, ये तीनों चीजें वहां पर रखी गई थी 24 जनवरी 1950 को। तो उनमें आपको याद रखना है, अब क्लियर बात याद रखनी है। क्योंकि पंचांग की हम लोग बात करें शक-सम्मत, और ये कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। अब देखिए यूपीपीसीएस 2019 का अगर प्री का पेपर आप उठा के देखेंगे तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था, है नहीं है में। तो इस तरह से आप ये नहीं कर सकते कि केवल एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि लोक सेवा आयोग के पर्पस से भी ये क्वेश्चन ऐसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग वहां पर लिखा गया था विक्रम सम्मत है, शक-सम्मत है, सही गलत चुनना था तो शक-सम्मत है। और कब अडॉप्ट किया गया, कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। तो यहां तक की बात समझ में। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों बात करेगा राष्ट्रीय ध्वज को तो हमको याद रखना है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या रहा? तिरंगा। क्या है? तो तिरंगा को अगर हम लोग देखें तो इस पे प्रश्न कैसे बनाएगा? तिरंगा दोस्तों हमको याद रखना है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसका अलग अलग स्वरूप रहा अलग अलग जगहों पर या अलग अलग समय में, लेकिन हम लोग वर्तमान स्वरूप की अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा द्वारा क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि राष्ट्रीय जो ध्वज तिरंगा है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो हमको याद रखना दोस्तों 22 जुलाई 1947, क्योंकि हम लोग दोस्तों अगस्त में हम लोग को फ्री होना था, उसके पहले पहले ये सब कुछ अडॉप्ट कर लिया गया। क्योंकि दोस्तों जो किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज है वो उस ध्वज के माध्यम से उस देश की पहचान होती है, तो उसको भी ये इंगित करता है। तो आप जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। अब इसके डिजाइनर की हम लोग बात करेंगे तो पिंगली वेंकैया, किसने डिजाइन किया इसको दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है दोस्तों, पिंगली वेंकैया के द्वारा ये डिजाइन किया गया। दोस्तों तिरंगा में अगर हम लोग बात करें रंगों की संख्या, रंगों की संख्या, तो आप सबको पता है जब कुल रंग यहां पर पूछे जाएंगे तो उनकी संख्या क्या होगी? 4। कैसे दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे ऊपर केसरिया, ठीक है दोस्तों, फिर सफेद पट्टी,
और फिर उसके बाद हरा। अब इसी सफेद पट्टी में ही एक चक्र बना होता है जो कि नेवी ब्लू कलर का होता है, नेवी ब्लू। तो इस हिसाब से हम लोग को याद रखना है कि देखो ये छोटे छोटे प्रश्न है जिन पे आप गलती करते हैं। कुल रंगों की संख्या कितनी याद रखना है? 4। तिरंगा कहा जाता है केसरिया सफेद हरा, लेकिन कुल रंग की बात की जाए तो बीच का जो चक्र होगा, बीच में आप देखेंगे सफेद पट्टी पे बना होगा 24 तिलियों वाला, तो वो नेवी ब्लू कलर का होता है। इसलिए कुल रंगों की संख्या 4, जबकि तिरंगा के जो मुख्य पट्टियों के जो रंग हैं वो हैं 3। तो आई होप ये बात आपको अलग अलग समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछ रहा जाता है डायमेंशन से, कि तिरंगा का जो लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात होगा वो क्या होगा? तो हमको याद रखना है 3:2। यानी किसी भी माप पे अगर आप बनाएंगे तो इसका जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का 3:2। लेकिन दोस्तों बहुत फिर से जैसे आप यहां पर गलती करते हैं, बिल्कुल इजिली इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, तो एग्जामिनर कई बार वहां पर चौड़ाई और लंबाई पूछ लेता है, तो 2 और 3 कर दीजिएगा। यानी प्रश्न को देख करके आराम से तब सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि ये सब चीजें तो हमको कंफर्म ही है, इसमें क्या रखा है, तो वहीं पर आप गलत कर जाते हैं। तो है बिल्कुल छोटे क्वेश्चन, लेकिन आपको कंफर्म रखना है लंबाई चौड़ाई 3:2। जब इसको रिवर्स करेगा चौड़ाई लंबाई तो 2 और 3। कुल रंगों की संख्या 4, 3 पट्टियां 3 रंग वाली, तिरंगा कहते हैं हम लोग, केसरिया सफेद और हरा। बीच में चक्र होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि वो नेवी ब्लू कलर का चक्र होता है। और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और पिंगली वेंकैया ने वर्तमान जो स्वरूप है तिरंगे का उसको डिजाइन किया है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे के हम लोग प्रतीक देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। दोस्तों यहां पर प्रतीक लिखे गए हैं, अगले राष्ट्रीय प्रतीक, और इनसे संबंधित जो वैज्ञानिक नाम है जो प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे पशु है बाघ, और दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। आपको बात क्लियर कट रखनी है कि 1966 के पहले तक भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, लायन था। फिर इसके बाद इसके संशोधन की बात की गई, क्योंकि शेर आप जानते हैं दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान में भी एशियाई शेर मिलते हैं, बाकी पूरे भारत में नहीं मिलते हैं। तो इसको लेकर के अमेंड करने की बात चली, तो फिर हम लोगों ने फाइनली देखा कि 1972 के बाद जो है भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो घोषित कर दिया गया बाघ, और प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने पढ़ा 1973 में। इसके आधार पर बाघ परियोजना भी चलाई गई 1973 में। तो हमको याद रखना है पशु क्या है? बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस। और दोस्तों पक्षी क्या है? मोर, पावो क्रिस्टेटस। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान से हैं, लेकिन हमने बताया कि एक दिवसीय परीक्षाओं में कई बार इनके स्टडी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है, तो इनके वैज्ञानिक नाम भी हमको क्लियर रखने हैं। और दोस्तों पुष्प है कमल, निलंबो न्यूसिफेरा। ठीक है दोस्तों, निलंबो न्यूसिफेरा। वृक्ष है बरगद, फाइकस बेंगालिसिस। वृक्ष बरगद। वट वृक्ष याद रखिएगा दोस्तों, वट वृक्ष, गड़बड़ ना करिएगा, पीपल ना टिक कर देना वहां पे। वृक्ष क्या याद रखना है? बरगद या वट वृक्ष लिखा रहेगा वहां पर, बरगद कहेगा या वट वृक्ष। और वैज्ञानिक नाम उसका क्या है? फाइकस बेंगालिसिस। जबकि दोस्तों फल, राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, और मैंगो से याद रखेंगे मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम। जबकि दोस्तों जलीय जीव है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, और विरासत पशु है हाथी। ठीक है दोस्तों, जबकि राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसको दिया गया है? गंगा। अब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट कर देंगे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट करेंगे। तो नदी है गंगा, और वाक्य है दोस्तों सत्यमेव जयते, जबकि झंडा गीत है दोस्तों विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसके द्वारा लिखा गया? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इनके द्वारा ये लिखा गया। अब क्वेश्चन यहां पर जैसे आपसे कह देगा कुछ कि दिवस जो इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय दिवस, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जो दिवस आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनको राष्ट्रीय दिवस का दर्जा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस यानी हम लोग बात करें 15 अगस्त की, गणतंत्र दिवस की हम लोग दोस्तों बात करें तो 26 जनवरी की, और गांधी जयंती की बात करें तो 2 अक्टूबर की। यानी ये 3 दिवस हैं जिनको कि राष्ट्रीय दिवस का दर्जा दिया गया है।
और दोस्तों इससे रिलेटेड जितना भी अभी मैंने आपको बताया है, पूरा जो इसका पीडीएफ है इससे रिलेटेड सभी अलग अलग जो बात राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत इन पर आधारित बताई गई है, ये पूरा जो पीडीएफ होगा हैंड रिटन वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल किया है तो वहां पर आप सर्च कर लेंगे स्टडी विद स्काई जीके, ये सर्च कर लेंगे तो आपको चैनल हमारा मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेंगे, जहां से आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। और अगर नहीं यहां पर जा पा रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीकों की ये बेसिक सी क्लास आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। इस पर रिलेटेड जो जानकारियां मैंने आपको दी वो आपके रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण हुई या नहीं हुई तो आप जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।